रुशाली और टिया दोनों इमोशनल हो गई थीं और अश्वथ ने रुशाली को देखा। वो मन में बोला, हृदय अग्रवाल की बहन रुशाली। टिया सीधे रुशाली के गले लग गई। रुशाली ने भी अपनी बैग छोड़ दिए और उसे गले लगा लिया और उसकी आंखों में नमी उतर आई। वो बोली, आई एम रियली सॉरी बेटा, बुआ तुमसे मिलने नहीं आ सकी। आई एम रियली सॉरी। तो टिया बोली, आई मिस यू सो मच बुआ, और रोने लगी। अश्वथ ये देखकर हैरान था। वो मन में बोला, क्या रुशाली और छोटी गिलहरी इतने अटैच्ड हैं? फिर उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, आप कौन? तो दोनों एक दूसरे से दूर हटे। टिया को अचानक से याद आया कि अश्वथ उसके साथ है और वो सोचने लगी कि वो अपनी बुआ को क्या कहेगी। रुशाली ने अश्वथ को ध्यान से देखा। वो देखते ही पहचान गई कि वो कौन है। उसने मैगजीन के कवर पेज पर अश्वथ की पिक्चर देखी थी। रुशाली के हस्बैंड एक बिजनेसमैन थे और उनके पास से ही उन्होंने अश्वथ की पिक्चर देखी थी। वो हैरान थी और टिया को देखा। फिर भी उन्होंने ना जानने का दिखावा करते हुए कहा, बेटा ये कौन है? तो टिया हड़बड़ा गई और कुछ सोचते हुए बोली, बुआ ये मेरे। तो रुशाली बोली, तुम्हारे क्या? मेरे क्या? आगे कुछ है या नहीं भी? तो टिया बोली, ये मेरे कॉलेज के प्रोफेसर हैं बुआ। ये जवाब सुनकर अश्वथ और रुशाली दोनों ही हैरान होकर टिया को देखने लगे। अश्वथ मन में बोला, मैं तुम्हारा कब से प्रोफेसर हो गया? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। तुम्हें तो मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। तो रुशाली मन में बोली, हैं प्रोफेसर? हे भगवान, ये लड़की छुपाना क्या चाहती है? और बोली, किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं? तो टिया सोचते हुए बोली, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं बुआ, और दांत दिखा दिए। तो अश्वथ मन में बोला, आई हेट हिस्ट्री, इसी का प्रोफेसर बनाना था, और कुछ नहीं बोला। तो रुशाली बोली, पर तुम्हारे प्रोफेसर तुम्हारे साथ मॉल में क्या कर रहे हैं? ये तो काफी यंग दिखाई दे रहे हैं। क्या आजकल इतने यंग प्रोफेसर भी होते हैं? अश्वथ रुशाली जी को घूर के देखने लगा और मन में बोला, यंग दिखाई दे रहे हैं का क्या मतलब है? वो अभी सिर्फ 33 का ही है। तो टिया कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर रुशाली हंसते हुए बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, घर पर सब ठीक है ना? अश्वथ बोला, वो मेरे घर में रहती है। तो टिया और रुशाली दोनों चौंक गईं। टिया जल्दी से बात संभालने के लिए बोली, मैं बुआ पेइंग गेस्ट हूं। तो रुशाली चिंता करते हुए बोली, कोका क्या तुम घर में नहीं रहती? क्या उस चुड़ैल माँ बेटी ने तुम्हें घर से निकाल दिया? तो टिया कुछ बोलने को हुई। रुशाली ने अंदाजा लगा लिया और गुस्से में बोली, मेरा श्राप लगेगा उन दोनों चुड़ैल माँ बेटी को और मेरे उस निकम्मे और गधे भाई को भी। वो लोग किसी काम के नहीं हैं। तीनों के तीनों बहुत गिरे हुए घटिया बदजात हैं। देखना एक दिन उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। और अश्वथ को देखा जो हैरान होकर उन्हें घूर रहा था। तो रुशाली बोली, थैंक यू प्रोफेसर, मेरी बच्ची आपको परेशान तो नहीं करती ना? वो अभी बच्ची है बेचारी। तो अश्वथ ने नामे सिर हिला दिया। रुशाली बोली, चलो तुम मुझे मिल गई हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद लूंगी, चलो। और अपने बैग्स पकड़े और टिया को लेकर जाने लगी और उनके पीछे पीछे अश्वथ। रुशाली अच्छे से जानती थी अश्वथ की फैमिली और टिया की मॉम की फैमिली में बहुत पुरानी और गहरी दोस्ती थी। उसे खुशी थी कि टिया को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रुशाली ने टिया को बहुत सारा सामान दिलाया। अश्वथ ने मन में कहा, मेरा तो पैसा बच गया, मैं तो अपनी बीवी को अपनी दौलत ही शो नहीं कर पाया, बुआ जी इसकी वजह है। अश्वथ ने रुशाली को कुछ सामान गिफ्ट के तौर पर दिया। जब वो लोग लिफ्ट से नीचे जा रहे थे तो रुशाली बोली, प्रोफेसर, मेरी बच्ची आपसे अच्छे से सीख तो रही है ना? मुझे पता है मेरी बच्ची बहुत समझदार है, फिर भी है तो बच्ची ही। कभी गलती हो जाए तो माफ कर देना, बहुत मासूम है।
बहुत सहा है अपनी जिंदगी में। और टिया के सिर को प्यार से सहलाया तो टिया बीच में बोली, हाँ बुआ, मैं अच्छे से समझ जाती हूँ और सीख भी जाती हूँ। तो अश्वथ के होठों पर एक शैतानी स्माइल आ गई और वो बोला, जी मेरी स्टूडेंट बहुत समझदार है, वो अच्छे से सब सीख जाती है, सारी बातें मानती है, शिकायत का मौका नहीं देती। शी इज गुड स्टूडेंट, मेरी फेवरेट स्टूडेंट है। रुशाली हैप्पी हो गई, पर टिया अश्वथ के कहने का मतलब अच्छे से समझ रही थी। वो शर्म के मारे मर जाना चाहती थी। रुशाली बोली, आप बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, मेरी भतीजी बहुत ज्यादा पढ़ाई में तेज है, आप अच्छे से सिखाना। तो अश्वथ टिया को देखते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, इसमें मुझे खुशी मिलेगी। फिर वो लोग ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। नंबर एक्सचेंज करने के बाद रुशाली चली गई। कार में बैठने के बाद अश्वथ बोला, अच्छा बताओ, मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया है? तो टिया चौंक गई। अश्वथ खुद टिया को लेकर आया था। अश्वथ टिया के फेस को अपनी तरफ करके उसके होठों पर एक हल्का किस करके बोला, ये सिखाया है, एम आई राइट? टिया चुप थी। अश्वथ सही तो कह रहा था, यही तो सिखाया था उसने टिया को। अश्वथ टिया का क्यूट सा फेस देखकर हंसने लगा। टिया उससे नाराज हो गई और मुंह फुला लिया। अश्वथ ने कार स्टार्ट की, एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा और दूसरे हाथ से टिया के हाथ को पकड़ा। टिया हाथ खींचने लगी तो अश्वथ ने कसकर पकड़ लिया और बोला, नाराज क्यों हो रही हो? मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा। तो टिया बोली, आप मेरी बुआ के सामने, आप मेरी, अगर उन्हें समझ आ जाता तो क्या करती मैं? आप तो बोले ही जा रहे थे, लोग गलत कहते हैं, आप सिर्फ काम की बात करते हैं, आप ना। अश्वथ बोला, तुमने झूठ क्यों बोला कि मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूं? आई एम नॉट योर प्रोफेसर, आई एम योर हबी। तो टिया ने उसे घूर कर देखा। अश्वथ ने एक बटन दबाया जिससे कार के ऑटोमेटिक चलने का फीचर ऑन हो गया और चलने लगा। अश्वथ ने अपनी सीट बेल्ट निकाली और टिया की सीट का बटन प्रेस किया, जिससे चेयर पीछे की तरफ झुक गई और अश्वथ टिया के ऊपर आ गया और उसका सीट बेल्ट निकाला। टिया हैरान नजरों से उसे देख रही थी। अश्वथ बोला, रात को मैं परेशान नहीं करूंगा, अभी रोकना मत। उस कार में बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के फीचर्स थे। 1 घंटे बाद वो आर्यन पैलेस पहुंच गए थे। दोनों कार से बाहर आए। टिया अश्वथ से नजरें नहीं मिला पा रही थी, वो सीधे चली गई। अश्वथ हंस पड़ा, वो सेटिस्फाइड था, वो भी उसके पीछे पीछे गया। अंदर आने पर उसने अपनी बीवी को कोसते हुए सुना। टिया बोली, ना जगह देखते हैं ना लोग, कहीं भी, बेशरम कहीं के। उफ, कौन कहता है कि ये अनरोमांटिक पर्सन है? सब गलत कहते हैं। तो अश्वथ आया और पीछे से उसे पकड़कर बोला, तो टिया चौंक गई और अश्वथ को देखने के लिए सिर घुमाया। अश्वथ ने उसके होठों को किस कर लिया। टिया ने उसे घूर कर देखा। अश्वथ बोला, सो स्वीट, आई लव योर लिप्स। टिया हक्की बक्की रह गई। अश्वथ बोला, चलो साथ में शावर लेते हैं। तो टिया अचानक से उचक कर दूर हट गई और बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अकेले नहा लूंगी। तो अश्वथ ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। टिया बोली, सर। अश्वथ बोला, चलो तुम्हें टीच करता हूं, आखिर मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूं। और आई विंक की। तो टिया बोली, वो। तो अश्वथ ने कहा, क्या? टिया कुछ नहीं बोल पाई। वो लोग अब बाथटब के अंदर थे। लगभग आधे घंटे बाद बाथरूम का डोर ओपन हुआ। टिया बाथरोब पहनकर बाहर निकली। उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। वो क्लोजेट रूम में चली गई। अश्वथ टॉवल पहने बाहर आया, जो अभी बहुत एनर्जेटिक लग रहा था और स्माइल कर रहा था। अश्वथ भी क्लोजेट रूम में गया। उसने टिया को देखा, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी और उसकी आंखें नींद से भारी हो रही थी। उसने हेयर ड्रायर पकड़ रखा था और बार बार आंखें झपक रही थी। अश्वथ ने उसके हाथ से हेयर ड्रायर ले लिया
और उसके बाल ड्राई करने लगा। टिया तो बैठे बैठे ही सो गई थी। उसके हेयर ड्राई करने के बाद अश्वथ ने उसे उठाकर बेड पर केयरफुली लेटा दिया और उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया। उसके बाद खुद क्लोजेट रूम में अपने कपड़े पहनने चला गया। फिर कुछ देर बाद वो बाहर आया। उसे भी बहुत नींद आ रही थी, वो भी सो गया। इधर अयंश को उसके फ्रेंड्स समझा रहे थे। अयंश अपनी मासी से बहुत नाराज था। ओजल ने उसे टिया से दूर रहने की वार्निंग दी थी। वो बोला, सीरियसली वो मेरी सगी मासी है? मुझे यकीन नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता भाई। मैं उनका भांजा हूं, कोई सड़क छाप मजनू नहीं। फिर भी उन्होंने मुझे वार्निंग दे दी। मैं कोई प्ले बॉय नहीं हूं। मैं सच में टिया को पसंद करता हूं। आई लव हर। पता नहीं मेरी मासी मुझे टिया के साथ टाइम स्पेंड करने का एक भी मौका नहीं देती। आज तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली वार्निंग दे दी। अब मैं कल टिया को प्रपोज करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यस, आई विल डू दिस। तो कबीर बोला, बट अंश, मुझे नहीं लगता टिया सिंगल होगी। जब भी मैं उसे देखता हूं ऐसा लगता है जैसे वो किसी के प्यार में पागल है। तो काव्य बोला, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो अयंश बोला, क्या पता मेरे ही प्यार में पागल हो। वैसे भी अव्यांश खन्ना से उसका ब्रेकअप हो चुका है और इस टाइम इस यूनिवर्सिटी का हैंडसम हंक मैं हूं। आई एम द हैंडसम हंक ऑफ दिस यूनिवर्सिटी और मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तो अयान बोला, ठीक है मेरे भाई, अब उसे प्रपोज करने के लिए कुछ अरेंज करेगा। तो अंश बोला, क्या एक बड़ा सा खूबसूरत गुलाब के फूलों का बुके काफी नहीं होगा? और मैं सबके सामने उसे प्रपोज करूंगा। तो काव्य बोला, ओके, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। अंश बोला, जब वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी तब तुम लोग हम दोनों के ऊपर फूलों की बारिश करोगे। तो कबीर बोला, ओके, पर कौन सा फूल? तो अंश ने उसे घूर कर देखा और बोला, गुलाब, और क्या? तो कबीर बोला, लगता है बहुत सारा गुलाब खरीदना पड़ेगा। एक दुकान को ही खरीदना पड़ेगा। पर मेरे भाई, इस चीज का ख्याल रखना, तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारे मामा श्री को भी पता चल जाएगा कि तुम यहीं पर हो। तो अयंश एक पल के लिए डर गया, फिर कॉन्फिडेंस के साथ बोला, मैं उनसे नहीं डरता, वो इंसान ही है। हाँ, ये बात अलग है, वो काफी अलग है। अब इसमें मेरी क्या गलती कि वो अब तक सिंगल है। वो भी उस लड़की का इंतजार कर रहे हैं। अब तक तो उस लड़की की शादी भी हो गई होगी और वैसे भी वो तो उनसे बहुत छोटी भी होगी। वो क्यों उन्हें एक्सेप्ट करेगी? तो काव्य बोला, ज्यादा मत उछलो, तुम शायद भूल रहे हो तुम्हारे दोनों मामा कितने हैंडसम हैं, खासकर तुम्हारे बड़े वाले। ये बात अलग है कि वो हमेशा सीरियस रहते हैं, फिर भी वो कितने हैंडसम लगते हैं। ही इज वेरी हैंडसम। उन पर कितनी सारी लड़कियां मरती हैं, यहां तक कि फिल्म सेलिब्रिटीज भी। तुम अपने मामा के सामने कुछ भी नहीं हो। अयंश इस बात को झुटला नहीं सकता था कि अश्वथ और आदित्य कितने हैंडसम थे, और तो और उनके ग्रुप में तो सिंगल और हैंडसम लोग ही शामिल थे। ऐसा लगता था जैसे वो एक खूबसूरत लड़कों का ग्रुप हो। जब वो लोग एक साथ निकलते थे ऐसा लगता था जैसे दुनिया के सारे हैंडसम आदमी एक साथ रैंप वॉक पर निकले हों। अयंश ने कुछ नहीं कहा, वो तो बस सुबह होने का वेट कर रहा था। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि सुबह उसकी जिंदगी बदलने वाली है। आहान ने अंश के बारे में अश्वथ को रात को ही इंफॉर्मेशन भेज दिया था और ये भी बताया था कि वो लड़का मिसेस आर्यन को पसंद करता है और तो और शायद किसी दिन प्रपोज भी कर देगा। हालांकि ये मेल अश्वथ ने सुबह देखा। वो अंश को देखकर हैरान था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसका भांजा भी उसकी ही यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होकर आया है। वो मन में बोला, पहले मेरी बहन छुप कर रह रही थी, अब ये और। इसकी हिम्मत तो देखो, मेरी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तो मैं आज देख लूंगा। ये गलत बात है, तुम तो अपनी मामी पर लाइन मार रहे हो। अश्वथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने फोन पर मेल्स चेक कर रहा था। टिया और बाकी सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद जब टिया कॉलेज जाने के लिए ओजल के साथ जाने लगी तो अश्वथ बोला, आज मैं तुम लोगों को कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। तो सब लोग उसे हैरान होकर देखने लगे। अश्वथ ने कुछ नहीं कहा। ओजल मन में बोली, चलो भाई, आज अंश की बैंड बजाते हैं, और हंसते हुए बोली,
क्यों नहीं भाई, जरूर आपके लिए एक सरप्राइज भी है, कोई स्पेशल इंसान वहां है। अश्वथ समझ गया कि ओजल अंश की बात कर रही है। ये बात सबको पता थी। ओजल और अंश एक दूसरे से चिढ़ते थे। अश्वथ बोला, ओके। फिर वो लोग चले गए। अंश ने टिया को मैसेज किया था कि वो उसे कॉलेज गेट के पास मिलेगा। टिया डर रही थी, पता नहीं अंश क्या करना चाहता है। वो लोग कॉलेज पहुंच गए। टिया परेशान थी और वहीं ओजल अच्छे मूड में थी। ओजल ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि आज तो अंश की बैंड बजा कर रहेगी। वो मन ही मन खुश हो रही थी। अश्वथ भी प्लानिंग कर रहा था अपने भांजे के अकल ठिकाने लगाने की। वो लोग कॉलेज के एंट्रेंस के पास पहुंचे। अश्वथ ने उन्हें कुछ दूर पर छोड़ा था। अंश उन्हें बहुत बड़ा रोज का बुके लिए खड़ा मिला। टिया का तो डर के मारे दिल एक्सप्लोड होने वाला था। वो मन में बोली, हे भगवान, मुझे किस सिचुएशन में डाल दिया है। अब मैं इस आदमी का क्या करूं? ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। वहीं ओजल ने तिरछी निगाहों से पीछे की ओर देखा। अश्वथ आ रहा था। ओजल खुश हो गई। अंश बोला, हाय। वो थोड़ा नर्वस था। उसने खुद को शांत किया और इससे पहले वो कुछ रिएक्ट कर पाता, अश्वथ लंबे कदमों के साथ वहां पहुंच गया। उस टाइम एंट्रेंस पर कोई नहीं था। सब लोग अंदर थे। अंश ने अश्वथ को देखा। उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो आंखें फाड़कर अश्वथ को देखने लगा। अश्वथ बिल्कुल पहले जैसा ही था, हैंडसम, एरोगेंट, बिना एक्सप्रेशन के। और इस टाइम तो वो बहुत कोल्डली अंश को देख रहा था। अंश को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सीने से दिल निकाल रहा हो। वहां का माहौल अचानक से टेंशन से भर गया, जो टिया अच्छे से महसूस कर पा रही थी। ओजल बोली, भाई देखो ना, हमारा भांजा भी यहीं पड़ता है, हमसे छिपकर रह रहा है। टिया ने जब ये सुना तो उसका मुंह शौक से खुला का खुला रह गया। वो मन में बोली, भांजा है? भगवान, बस यही जानना बाकी रह गया था। अब क्या कोई और रिश्तेदार भी बचा है? पहले ओजल, अभी अंश, और अपना मुंह बंद किया। अश्वथ बोला, देख रहा हूं मैं भी कि मेरा भांजा कितना लापरवाह है जो मुझसे छुप रहा है। तो अंश से कुछ बोलते नहीं बना। ओजल बोली, वैसे अंश, तुम किसके लिए आज इतना बड़ा रोज का बुके पकड़कर यहाँ पर खड़े हो? क्या किसी को प्रपोज करने वाले हो? उसने जानबूझकर उससे कहा। तो अंश कुछ बोलता उससे पहले ही अश्वथ ने टिया को उसका फोन देते हुए कहा, तुम अपना फोन भूल गई थी। तो टिया ने अपने फोन को देखा और जल्दी से पकड़ा और बोली, थैंक यू। तो अंश ने कहा, अंकल वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अश्वथ बोला, चलो मैं तुम्हें किसी का इंट्रोडक्शन देता हूं। और टिया की कमर को पकड़ा और खुद से चिपकाते हुए बोला, ये तुम्हारी मामी है। जब ये अंश ने सुना उसके तो होश ही उड़ गए। उसका चेहरा देखने लायक था। ओजल अंदर ही अंदर पागलों की तरह हंसे जा रही थी, पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अंश हकलाते हुए बोला, मामी? तो अश्वथ बोला, क्या तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड ने नहीं बताया कि मैंने शादी कर ली है? तो अंश ने नामे सिर हिलाया। उसका मुंह उतर गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिस लड़की के प्यार में पड़ा था और उसे आज प्रपोज भी करने वाला था, वो उसकी मामी निकलेगी। उसने उन दोनों को देखा। टिया खुश लग रही थी और दोनों एकदम परफेक्ट कपल थे। हालांकि उनके बीच एज गैप बहुत ज्यादा था, लेकिन अश्वथ 26-27 साल का ही लगता था। कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो 33 साल का है। टिया की हाइट भी परफेक्ट थी। हालांकि वो बहुत खूबसूरत थी, मगर वो 23 साल की नहीं, 18-19 साल की नजर आती थी। वो बहुत यंग थी। वो कुछ नहीं कह पाया और वो बुके दोनों को देते हुए बोला, कंग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। तो अश्वथ ने वो बुके पकड़ लिया और बोला, चलो, तुम्हें पता है कि अपने बड़ों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। अंश कुछ नहीं बोल पाया। उसका दिल टूट गया था।
वो मन में बोला, मेरी मामी, वो भी इतनी छोटी। क्या मेरे मामा को एक यही लड़की मिली थी? मेरा तो दिल टूट गया। और ओजल को देखा जो उसका पूरा मजा ले रही थी और मन में बोला, अच्छा तो ये बात थी, इसलिए वो मुझे वार्न कर रही थी। मैं ही गधा था, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी मामी हो। तो अश्वथ बीच में ही बोला, भले ही वो तुमसे छोटी है मगर तुम उसे तुम नहीं कह सकते। तो अयंश बोला, सॉरी, आप मेरी मामी हैं, पता नहीं था। टिया को समझ नहीं आ रहा था कि अश्वथ किस बात पर अंश पर नाराज हो रहा था। आखिर वो उसका भांजा था। फिलहाल उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ओजल बोली, ओके देन, तो हम चलते हैं भाई। तो अश्वथ बोला, ओके, और झुककर टिया को किस किया। ये देखकर तो अयंश को बिजली का झटका ही लग गया। वो तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गया। वो ये सब देखकर खुद पर शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। ओजल अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, भाई क्या कर रहे हो? यहाँ पर भी कम से कम जगह तो देख लो। आप तो मेरी फ्रेंड की रेपुटेशन बिगाड़ने पर उतर गए हो। अश्वथ टिया से अलग हुआ और बोला, तो तुम्हें क्या? ओजल कुछ नहीं बोल पाई। फिर कहा, तो एक काम करो ना, घर में करो, कम से कम मैं बुआ तो बन जाऊंगी। तो टिया शर्म से झेंप गई। अश्वथ ने एक खड़ूस लुक दिया। टिया अश्वथ को छोड़कर चली गई। उसके पीछे ओजल भागी। अश्वथ ने टिया को जाते हुए देखा और अपने होठों पर हाथ फिराया। उसकी आंखों में चमक थी और चला गया। अयंश देवदास बना बैठा था। काव्य बोला, क्या हुआ अंश? तो कबीर बोला, अंश क्या हुआ? तो अयान बोला, अरे क्या हुआ, टिया ने रिजेक्ट कर दिया। तो अयंश बोला, नहीं, मैं नहीं कर पाया, मेरे मामा आ गए। तो सब एक साथ बोले, क्या, कब, कैसे और क्यों आए? अयंश हक्का बक्का होकर उन्हें घूर रहा था। तो अयान बोला, तो कर सकते हो ना, अभी भी टाइम है। अयंश बोला, नहीं कर सकता यार। सब एक साथ बोले, क्यों और किस लिए नहीं कर सकता? तो अयंश बोला, अरे यार, टिया मेरी मामी है, मेरे मामा की वाइफ, मेरी लव स्टोरी का दी एंड। ये सुनकर सब हैरान रह गए। अयान बोला, क्या, टिया तुम्हारी मामी? ये कौन सा मजाक है? तो अयंश बोला, मजाक नहीं, सच है, वो सच जिसे मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं। ओजल मासी को पता था, इसलिए वो मुझे दूर रहने के लिए कह रही थी। वो मेरी हालत पर हंस रही थी। उन्होंने मेरे सामने ही टिया को किस किया, वो भी मेरे दिल को जलाने के लिए। मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। दोनों हैप्पी कपल हैं। और रोने लगा और बोला, उन्हें वही लड़की मिली थी शादी करने के लिए। और फूट फूट कर रोने लगा। काव्य अपना माथा रगड़ने लगा और बोला, हे भगवान, तुम अब उसे मामी कहोगे और जल्दी ही तुम्हारा छोटा भाई या बहन भी आ जाएगी। तो अंश ने उसे घूर कर देखा तो काव्य चुप हो गया। कबीर बोला, तो क्या गलत कहा उसने? तो अयंश इमेजिन करने लगा कि अश्वथ और टिया के 2 बच्चे आ गए हैं, एक बेटा और एक बेटी, और दोनों के दोनों अश्वथ पर ही गए हैं और वो उन दोनों के साथ खेल रहा है। और अचानक दोनों बच्चे उसके बाल पकड़कर खींचने लगे। बेचारा चिल्लाने लगा। अचानक वो होश में आया और अपना सिर झटका और चला गया। सब उसे देखते रह गए। टिया अश्वथ के बारे में सोचने लगी। वो उसके आज के बिहेवियर से परेशान थी। उसे पता था अश्वथ उसके लिए पॉजेसिव था, पर इतना होगा ये उसने नहीं सोचा था। वो सोच रही थी कि अश्वथ ने कभी भी उसे खुद से दूर नहीं किया था। वो सोच रही थी कि वो उसके बारे में छोटी से छोटी बात भी कैसे जानता है। क्या वो उसे जानता है? उसे याद आ रहा था जब वो छोटी थी तो उसकी माँ उसे अपनी फ्रेंड के बड़े बेटे के बारे में बताती थी। टिया बहुत छोटी थी, उसे ढंग से कुछ याद नहीं था। वो सिर झटककर पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। घर आने के बाद उसने अयंश को देखा, जिसका फेस उतरा हुआ था। ओजल अंश पर हंस रही थी। टिया ने कुछ नहीं कहा
और चली गई। अंश लाचारी से उसे देखता रहा। ओजल बोली, और दिल लगाओ, टूट गया ना, पहले ही कहा था दूर रहो। तो अंश ने उसे घूर कर देखा। ओजल चली गई। अश्वथ स्टडी रूम में था तो टिया मास्टर बेडरूम में, और अपना बैकपैक रखा और आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक वो धड़ाम से गिर पड़ी और दर्द से चिल्लाई और कराहने लगी। आवाज सुनकर अश्वथ जल्दी से आया। उसने टिया को फर्श पर गिरे पड़े देखा। वो कराह रही थी। अश्वथ जल्दी से गया और टिया को उठाकर बेड पर लेटाया। टिया की पीठ पर तेज दर्द हो रहा था। टिया को उसने उल्टा लिटाया और बोला, क्या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? तो टिया ने हाँ में सिर हिला दिया। अश्वथ जल्दी से ऑइंटमेंट लेकर आया। टिया दर्द से तड़प रही थी। अश्वथ ने टिया की टी शर्ट को ऊपर किया और ऑइंटमेंट लेकर बोला, कहाँ पेन हो रहा है? तो टिया बोली, कमर में। तो अश्वथ ऑइंटमेंट लगाने लगा। उसने ऐसा काम नहीं किया था कभी जिसकी वजह से टिया को पेन हो रहा था। टिया को कराहते देखकर ध्यान से नजाकत के साथ उसने ऑइंटमेंट लगाया और बोला, अब ठीक है? टिया ने हाँ में सिर हिलाया। अश्वथ बोला, तुम गिर कैसे गई? मेरा आज ध्यान ही नहीं है, कॉलेज में भी गिरते गिरते बची हूं। अपना ध्यान रखा करो छोटी गिलहरी, तुमने डरा ही दिया था। और कहीं दर्द है? तो टिया ने ना में सिर हिलाया। तो अश्वथ ने उसकी टी शर्ट को ठीक किया और उसके सीधे लेटने में हेल्प की और उसकी कमर के नीचे सॉफ्ट पिलो रख दिया और बोला, आराम करो। तो टिया ने हाँ में सिर हिलाया और आंख बंद कर ली। अश्वथ बाथरूम में चला गया और टिया के लिए पानी गर्म करके बाथटब में भर दिया ताकि थोड़ा रिलैक्स फील करने के बाद टिया नहा ले। और उसके लिए सब रेडी कर दिया और नीचे आया। वो किचन में गया जहां डिनर बन रहा था। आज ओरियन और मिराज खाना बना रहे थे। अश्वथ ने जूसर निकाला और फिर रेफ्रिजरेटर से ऑरेंज निकाले और छीलने लगा। तो मिराज बोला, क्या हुआ? बड़े दिनों बाद यहाँ इस पवित्र स्थान में दर्शन दे रहे हो? तो अश्वथ बोला, छोटी गिलहरी फ्लोर पर गिर गई है, उसके लिए जूस बना रहा हूं। तो मिराज बोला, हैं? सच में? या फिर तुम दोनों का बेड एक्सरसाइज की वजह से टूट गया? तो अश्वथ ने उन्हें घूर कर देखा। मिराज बोला, जस्ट किडिंग, और अजीब तरीके से हंसने लगा। अश्वथ ने जूस बनाया और ले गया। तब तक टिया नहाकर बेड पर बैठी थी और स्टडी कर रही थी। अश्वथ जूस का ग्लास देते हुए बोला, जूस पी लो। टिया ने ग्लास पकड़ा और पीने के बाद बोली, आपके और भी रिश्तेदार उस कॉलेज में है क्या? तो अश्वथ ने टिया को देखा। टिया ने सिर झुका लिया। अश्वथ ने कहा, और नहीं है। अब तुम्हारी कमर ठीक है ना, या फिर हम डॉक्टर के पास चलें? टिया बोली, हाँ ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। तुम अब भी वीक हो। तो टिया ने मुंह बना लिया। अश्वथ हंसते हुए बोला, सिली गर्ल, और टिया का फेस उठाया और उसके करीब आया और बोला, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूं ना, चलो एक लेसन टीच करता हूं। टिया आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। अश्वथ प्रोफेसर वाली बात कर करके उसे चिढ़ा रहा था। अश्वथ ने टिया का बुक साइड में रखा और टिया को फ्रेंच किस करने लगा। टिया को फील हुआ कि अश्वथ उसे खा ही जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अश्वथ की पीठ पर उसके हाथ अपने आप चलने लगे। कुछ पल बीते ही थे कि अंश डोर खोलकर आ गया। उसने नहीं देखा था। वो बोला, मामा डिनर रेडी है। और देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। उसे ओजल ने यही दिखाने के लिए जानबूझकर भेजा था। उसे ओजल पर गुस्सा आ रहा था। वो वहां से जाने लगा। टिया ने अश्वथ को खुद से अलग किया। अश्वथ अलग नहीं होना चाहता था। टिया को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आज अंश ने भी उन्हें देख लिया था, हालांकि वो बस किस ही कर रहे थे। टिया बोली, अंश आया है, अब बस भी। वो इतना ही बोल पाई थी कि अश्वथ ने अंश को देखा। उसका मूड खराब हो गया था। वो बोला, डोर नॉक करने के मैनर्स नहीं है। तो अंश बोला, सॉरी मामा, और भाग गया। अश्वथ ने कहा, लो चला गया, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।
और टिया की कमर को पकड़ा तो टिया के मुंह से आह निकली। अश्वथ ने जल्दी से हाथ हटाया और बोला, क्या हुआ? तो टिया बोली, क्या कर रहे हैं सर? सॉरी। और टिया के होठों को किस कर लिया और बोला, चलो डिनर के लिए। तो टिया ने हाँ में सिर हिलाया और अश्वथ के कॉलर को पकड़कर अपने पास खींचा और अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। अश्वथ शॉक था। फिर उसे समझ आया कि टिया उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, तो उसने भी मना नहीं किया, पर उसे टिया की कमर की टेंशन हो रही थी। वो आगे नहीं बढ़ा और बस किस करके उससे दूर होते हुए बोला, तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तुम्हारी कमर ठीक हो जाए फिर। और टिया के नाइट शर्ट के बटन लगा दिए। टिया को अश्वथ से दिन ब दिन ज्यादा प्यार हो रहा था। दोनों ने एक दूसरे को ठीक किया और डिनर के लिए नीचे गए। सब लोग उनका ही वेट कर रहे थे। अंश तो उन्हें देख भी नहीं रहा था, क्योंकि उसने उन दोनों को किस करते हुए देखा था। उसे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था। दोनों आकर खाना खाने के लिए बैठ गए। अंश कनखियों से अश्वथ को देख रहा था। वो हैरान था कि उसका मामा बहुत चेंज हो गया है, जो पता नहीं कितने सालों से लड़कियों से दूर रहता आया था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई लड़की उसके करीब आए, जिसके कारण उसे लोग ये भी समझने लगे थे कि उसे लड़के पसंद हैं। वो हैरान था कि अचानक उसने शादी कर ली। अंश ने अपनी मां से सुना था। अश्वथ अपनी मां की फ्रेंड की बेटी से ही शादी करने का मन बना चुका था और सब लोग जानते थे। अश्वथ एक बार जो कह देता था वो पत्थर की लकीर होती थी। अयंश सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपना मन बदल दिया, और तो और टिया से कैसे शादी हो गई। उसने अपने छोटे मामा को देखा और मन में बोला, कोई नहीं, इनसे पूछ लूंगा ये किस खेत की गाजर हैं। अरे नहीं, मूली होता है ना। डिनर के बाद जब अंश और आदित्य किचन में बर्तन साफ कर रहे थे तो अंश बोला, मॉम बता रही थी कि मामा तो नानी की फ्रेंड की बेटी से शादी करना चाहते थे, फिर अचानक किसी और से कैसे शादी कर ली? उनका कहा तो पत्थर पर खींची लकीर होती है, लकीर मिट कैसे गई? उनका फैसला बदलता भी है, मुझे नहीं पता था। आदित्य ने उसे घूर कर देखा तो अंश बोला, मुझे जानना है, उन्होंने अपने से 10 साल छोटी लड़की से शादी कैसे कर ली? क्या उन्हें कोई 26, 27, 28 साल की लड़कियां नहीं मिली? तो आदित्य बोला, मेरी भाभी उज्जवल आंटी की बेटी है, समझे? और बता दूं, उनके लिए ही मेरा भाई लड़कियों से दूर रहता था, बैरागी बन गए थे। अब जब भाभी मिल गई तो उन्होंने शादी कर ली, और एज गैप कॉमन है, भाभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम्हें क्यों इतनी चूल मची हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी मामी पर लुट गए? सच सच बोलो, झूठ बोलोगे तो नदी किनारे के सांप को डैडी कहना। जब अंश ने ये बात सुनी वो हक्का बक्का रह गया। वो सोचने लगा, क्या कोइंसिडेंस है, मेरी किस्मत ही खराब है। काव्य और कबीर सही कह रहे थे, टिया प्यार में पागल है, पर मेरे नहीं, अपने हस्बैंड यानी मेरे मामा के प्यार में। वो अपना सिर झटक कर काम करने लगा और बोला, ऐसा नहीं है मामू, मैं बस पूछ रहा था, और मैं क्यों नदी किनारे के सांप को डैडी बोलूं, मेरे डैड हैं। वो साफ झूठ बोल गया। वो बताना नहीं चाहता था कि वो टिया के प्यार में पड़ गया था। आदित्य बोला, क्या तुम खुश नहीं हो कि भाई ने फाइनली शादी कर ली? सब उनके लिए परेशान थे, अब किसी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। दी भी कितनी परेशान रहती थी, और जीजू भी, और तो और तुम्हारे दादा दादी भी, सब चिंता मुक्त। अब बस उनके बच्चों का इंतजार है, कब आएंगे और मुझे चाचू कहेंगे। और सपनों की दुनिया में खो गया। तो अंश को भी याद आया। अंश अश्वथ से नफरत नहीं करता था, पसंद नहीं करता था, ये भी बात नहीं थी। वो अश्वथ को बहुत चाहता था। अश्वथ उसके लिए भगवान था। उसे भी अच्छे से पता था जिन हालातों से वो गुजरे थे उसमें ऐसे रूड बनना आम था। उसे भी पता था कि वो लोग किन हालातों से गुजरे थे। अश्वथ स्ट्रिक्ट था, इसीलिए अंश उससे डरता था। यही नहीं, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी। सब लोग जानते थे कि अश्वथ वो इंसान था जिसने आसमान तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत और चुनौतियों का सामना किया था।
और आर्यन एम्पायर को खड़ा किया था। वो तो अश्वथ को अपना आइडल मानता था। ये याद करते ही वो टिया को भूल गया। वो अपने मामा से नाराज था। उसे भी खुशी हो रही थी कि अश्वथ की शादी हो गई और वो जल्दी ही ये भी मान गया और टिया को भी अपनी मामी मान लिया और उसे भूलने के लिए तैयार हो गया। उसने आदित्य को देखा और होश में लाते हुए बोला, मामू कहाँ खो गए? आपके सोचने से बच्चे नहीं आने वाले। मेहनत उनको करनी है। मामी काफी छोटी हैं, 25 का तो होने दीजिए। उन्होंने कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया है। आदित्य बोला, कितना अच्छा सपना था। भाई के 2 बच्चे मुझे चाचू चाचू कहकर मेरे पीछे घूम रहे थे। तुमने डिस्टर्ब कर दिया। मेरी खुशी किसी से देखी नहीं जाती। और मुंह फुला लिया। अश्वथ को रात को ही अपने बिजनेस मीटिंग के लिए यूरोप के लिए निकलना था। टिया तब तक सो चुकी थी। अश्वथ की फ्लाइट सुबह के 4 बजे की थी। उसने टिया को नहीं बताया था। टिया उसे घर में ना देखकर वैसे भी जान ही जाती थी। अश्वथ तैयार होकर बाहर आया। बाहर ओहस, रचित, ओरियन और बाकी सब वेट कर रहे थे। फिर वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। सुबह जब टिया की आंखें खुली तो उसने देखा कि अश्वथ बेड पर नहीं था। वो अलसाई हुई बाथरूम में गई और कुछ देर बाद फ्रेश होकर नहा धोकर बाहर आई और क्लोजेट रूम में चली गई। कपड़े पहनकर नीचे आई। अश्वथ को ना देखकर उसे इतना तो समझ आ गया था कि अश्वथ किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आउट ऑफ टाउन है। फिर वो सबको गुड मॉर्निंग विश करते हुए डाइनिंग हॉल में गई, जहां सब लोग अच्छे मूड में थे और कहीं घूमने जाने की बात कर रहे थे। टिया ने सबको गुड मॉर्निंग विश किया। सबने भी उसे गुड मॉर्निंग विश किया। आदित्य बोला, भाई के आने के बाद हम सबने गोवा जाने का सोचा है। सब गोवा चलेंगे, बहुत मजा आएगा और आप दोनों का हनीमून भी हो जाएगा। तो टिया अपना सिर खुजलाने लगी। वो कंफ्यूज थी कि गोवा क्यों जाना है। तो ओरियन बोला, यंग मैडम, हम सब लोग 6 महीने बाद गोवा अपने प्राइवेट शिप पर वेकेशन मनाने के लिए जाते हैं। वो क्या है ना, काम करते करते दिमाग खराब हो जाता है, तो दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए हम गोवा जाते हैं और वहां रिजॉर्ट का बिजनेस भी है, तो वेकेशन और बिजनेस दोनों निपट जाते हैं। और अश्वथ के कई सारे प्राइवेट शिप और यॉट भी हैं जो हमेशा बुक्ड रहते हैं। ओरियन के एक्सप्लेनेशन के बाद टिया को समझ आया, पर वो सरप्राइज थी कि अश्वथ के पास खुद का एक आलीशान प्राइवेट शिप भी था। ओजल चिल्लाते हुए बोली, वाओ, कितना मजा आएगा ना गोवा में, पूरी फैमिली। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। गोवा, आई एम कमिंग। तो आदित्य बोला, क्यों ना आरा को कहें कि वो निया को भी ले आए। कितना अच्छा होगा अगर वो भी आए तो। तो ओजस बोला, पर क्यों? ओरियन ने कहा, अरे डफर, अपने मिराज की सेटिंग करानी है भाई। उसकी जान, जिगर, कलेजा, फेफड़ा निया पर अटका हुआ है। वो शो नहीं करता पर ही लव्स हर सो मच। तो ओजस बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। उसको भी सेट करते हैं। ठीक है, पर आरा उससे क्या कहेगी? तो आदित्य बोला, बेवकूफ, आरा अभय की बहन है, वशिष्ठ अंकल की बेटी, और आरा और निया बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। वो मना लेगी, डोंट वरी। आरा इस काम में मंझी हुई खिलाड़ी है। तो ओजस बोला, वो तो ठीक है, लेकिन उसकी चुड़ैल बहन का क्या? देखो बता रहा हूं, अगर वो आई तो मैं समंदर में कूद जाऊंगा और तैरकर वापस आ जाऊंगा। तो कुशाल बोला, अरे भाई, उस चुड़ैल को कौन इनवाइट कर रहा है? हम निया को इनवाइट कर रहे हैं, उस चुड़ैल को नहीं। वैसे मैं नहीं कूदने वाला, उसे फेंक दूंगा। टिया हैरान होकर उनकी बातें सुन रही थी। वो बोली, कौन चुड़ैल? सच में आप लोग किसी चुड़ैल को जानते हो? कैसी दिखती है? सब हैरान होकर उसे देखने लगे। तो कुशाल बोला, कोई नहीं यंग मैडम, बस एक चुड़ैल है जो बिग बॉस के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। जबकि उसे पता है बिग बॉस उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन वो बेशरम की तरह पीछे पड़ी है। तो ओजल बोली, भाई 2 दिन बाद आ जाएंगे, फिर हम गोवा जाएंगे। वाह, मुझे तो ये 2 दिन 2000 साल के बराबर लग रहा है। काश मेरे पंख होते तो मैं उड़कर चली जाती। ओजस बोला, सपने देखना बंद करो पापा की परी। तो आदित्य बोला, अंश, अगर तुम्हारे दोस्त भी आना चाहते हो तो उन्हें भी इनवाइट कर लो, सब चलेंगे। तो अंश बोला, इट्स ओके मामू, एक्चुअली मैं बाद में कॉलेज आया हूं ना, तो मुझे कवर भी करना है। डोंट वरी,
फिर कभी आ जाएंगे। और बड़े नाना जी भी आने वाले हैं, उनके साथ रहना जरूरी है। आप सब बुरा मत मानिए, आप लोग जाइए। अंश को बहुत फोर्स किया गया चलने के लिए, लेकिन अंश नहीं माना। फाइनली सबने हार मान ली। आरा ने निया को एक कॉफी शॉप में बुलाया। निया आई। आरा ने जब निया को देखा वो हैरान रह गई। निया बहुत दुबली पतली हो गई थी। निया बहुत सिंपल लड़की थी और वो ज्यादा खूबसूरत नहीं थी और उसका रंग गेहुआ था, पर उसके तीखे नैन नक्श किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते थे। वो बहुत टैलेंटेड थी। उसने बिजनेस की पढ़ाई की थी। उसका सपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का था, लेकिन जब से उसकी मॉम की डेथ हुई थी उसे उसके ही घर में नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता था। यहाँ तक कि घर के सर्वेंट भी उसे कुछ नहीं समझते थे। यहाँ तक कि उसके डैड भी उसकी कोई परवाह नहीं करते थे। उसके होने या ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता था। वो वशिष्ठ ग्रुप में मैनेजर थी। उसे ये जॉब उसके टैलेंट से मिली थी। आरा को बहुत गुस्सा आता था सहाय फैमिली पर। निया ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी और उसकी सिर्फ एक ही दोस्त थी और वो आरा थी। आरा ने उसे गले लगाया, फिर दोनों बैठकर कॉफी पीने लगी। आरा बोली, निया तुम मेरे साथ गोवा चलोगी? प्लीज मना मत करना यार, बस वेकेशन पर ही जाना है। अश्वथ भाई ने इनवाइट किया है, प्लीज प्लीज। निया बोली, आरा मेरे पास बहुत काम है, समझो बात को यार। तो आरा नाराज होते हुए बोली, तुम्हारा हमेशा का यही कहना है, बहुत काम है बहुत काम है। सच तो यह है कि तुम अपनी जिंदगी जीना ही नहीं चाहती। देखो अगर तुम नहीं मानी ना तो समझ लो आज से हम दोनों की दोस्ती खत्म। और सीरियस होने का नाटक करने लगी। निया की कमजोरी वो अच्छे से जानती थी। निया जल्दी से बोली, तुम ऐसा मत करो प्लीज, तुम्हारे अलावा हमारा अपना कोई नहीं है। एक तुम ही तो हो जो हमें समझती हो, ऐसा मत कहो। वो रुआसी हो गई थी और बोली, ठीक है मैं आऊंगी, कब चलना है? मैं तैयारी कर लूंगी, तुम दोस्ती मत तोड़ने की बात करो प्लीज। तो आरा खुश हो गई और उसके गाल पर किस करके बोली, ये हुई ना बात। 2 दिन बाद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा और खूबसूरत पल होगा, हमारा वेकेशन। तो निया बोली, ठीक है मैं रेडी रहूंगी। आरा बिल्कुल सही थी। निया के पास काम नहीं रहता था, फिर भी वो मना कर देती थी, क्योंकि अगर वो घर पहुंचने में थोड़ा भी लेट होती तो उसकी सौतेली माँ और बहन उसके कैरेक्टर को लेकर उसके डैड के कान भरने लगती थी। कई बार तो मिस्टर सहाय ने निया को मारा भी था। उसके ही घर में वो लोग शान से रहते थे और जिसका घर था वो नौकरानी की तरह रहती थी। निया को डर भी लग रहा था कि वो घर में क्या कहेगी, पर उसे आरा की दोस्ती भी तो नहीं खोनी थी। इसलिए उसने सोच लिया, जो होगा देखा जाएगा। आरा ने इस बार सोच रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो निया और मिराज की सेटिंग करनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, सही गलत कुछ भी। आरा को भी अच्छे से पता था मिराज निया को बहुत पहले से चाहता है और यकीनन वो निया को प्रोटेक्ट करेगा। निया बहुत टेंस थी। वो घर में आई, आते ही उसे मिसेज सहाय की तीखी बातों का सामना करना पड़ा। वो बोली, देखो आ गई महारानी, ऐसे आ रही हैं जैसे बहुत अच्छा काम करके आ रही हूं। क्या तुम्हें घर की इज्जत का ख्याल नहीं है? इतनी देर कहां थी? मिस्टर सहाय भी वहीं बैठे थे। मिसेस सहाय बोली, देखिए ना दिन ब दिन कितनी बिगड़ती जा रही है, और चार्वी को देखिए, वो हमारे घर की इज्जत की कितनी चिंता करती है। उसे कहीं भी जाना होता है आपसे पूछ कर ही जाती है, और इसे देखें, अगर कुछ कहो तो हमें दुश्मन समझने लगती है। निया ने कुछ नहीं कहा और जाने लगी तो मिस्टर सहाय गुस्से में बोले, कहां जा रही हो? इधर आओ, इतनी कब से बदतमीज हो गई हो? तो निया उनके सामने गई और खड़ी हो गई। उसे अब इन सब चीजों की आदत हो गई थी। वैसे भी उसकी जिंदगी बद से बदतर हो गई थी। उसने उम्मीदें छोड़ दी थी। मिस्टर सहाय बोले, इतनी देर तक कहां थी? क्या तुम्हें पता नहीं है घर आने का टाइम क्या है? तो निया बोली, आरा ने मुझे। उसकी पूरी बात सुने बिना मिस्टर सहाय खड़े हो गए और एक थप्पड़ निया को जड़ दिया। निया लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गई,
पर वो बिल्कुल भी नहीं रोई। उसने नजरें उठाकर मिस्टर सहाय को देखा, फिर नजरें झुका ली। तभी मिसेस सहाय अच्छी बनते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? जवान लड़की पर कोई हाथ उठाता है क्या? ठीक है, वो लेट आ गई बता तो रही है ना कि अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी, और आरा तो मिस्टर वशिष्ठ की बेटी है। तो चार्वी बोली, डैड एक बार बात तो सुन लीजिए, आरा ने रोक लिया होगा, दोनों बेस्टी हैं। वो भी नाटक कर रही थी। जैसे ही उसने आरा का नाम सुना, वो भी मिस्टर सहाय को शांत करने लगी। मिस्टर सहाय बोले, क्यों गई थी? इतनी देर क्यों लग गई? तो निया बोली, मिस्टर आर्यन ने मुझे इनवाइट किया है, वो सभी गोवा जा रहे हैं। ये सुनते ही चार्वी तुरंत बोली, डैड मुझे भी जाना है, जाने दीजिए ना निया को, मैं उस पर नजर रखूंगी, उसे कुछ गलत करने नहीं दूंगी। और दोनों माँ बेटी मिस्टर सहाय को मनाने लगी। मिस्टर सहाय बोले, ठीक है, इस बात पर मैं राजी हूं, अच्छे से नजर रखना इस पर, मैं नहीं चाहता इसकी वजह से सहाय फैमिली का नाम खराब हो। तो चार्वी खुश होकर बोली, थैंक यू डैड, आप बहुत अच्छे हैं, आई लव यू डैड, और गले लग गई। निया का दिल दुखने लगा था। वो उठकर अपने कमरे में चली गई। वो कमरा नहीं था, एक स्टोर रूम था जहां वो रहती थी, वही उसका कमरा था। उसने स्टोर रूम को जुगाड़ करके एक अच्छा लुक दिया था। उसके लिए वो स्टोर रूम उसकी दुनिया थी। वो अपने बेड पर लेटकर रोने लगी। कभी कभी तो उसका मन करता था कि सुसाइड कर ले, लेकिन अपनी मां को प्रॉमिस किया था, इसलिए वो वैसा कुछ नहीं करती थी। वो रात भर रोती रही, और वहीं चार्वी बहुत हवा में उड़ रही थी। उसने तो इस बार अश्वथ को फंसाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। वो खुशी खुशी अपना सामान पैक कर रही थी। वो बहुत खुश थी कि वो अश्वथ के लग्जरी क्रूज में जाने वाली है। उसकी माँ मिसेस सहाय बोली, इस बार कोई गड़बड़ मत करना, अश्वथ को अपने जाल में फंसा ही लेना, एक बार वो फंस गया ना तो राज करेगी, समझी? तो चार्वी बोली, यस मॉम, डोंट वरी, इस बार का प्लान जरूर पूरा होगा, फेल नहीं होगा, इस बार वो बच नहीं पाएगा। और अपनी माँ को प्लान बताने लगी। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन उन्हें गोवा जाना था। सब लोग मुंबई सी पोर्ट पर थे। टिया और ओजल तो क्रूज के अंदर पहले ही चले गए थे। जब सबने आरा और निया के साथ चार्वी को देखा तो वो लोग गुस्से में घूरने लगे। आदित्य ने आरा को इशारा करके बुलाया। आरा आई तो आदित्य बोला, इस चुड़ैल को क्यों लाई हो? तो आरा बोली, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं उसे लाकर खुश हूं। अरे निया को उसके घटिया बाप ने इस चुड़ैल के साथ भेजा है, वरना निया नहीं आ पाती। तो आदित्य बोला, उसके बाप की तो मैं, और पैर पटकने लगा और कुशाल से बोला, फेंको समंदर में और ओजस तुम कूद जाओ। फिर सब अंदर गए। चार्वी हैरान होकर देखने लगी। मिराज ने जब निया को देखा वो यकीन नहीं कर पा रहा था। ओरियन बोला, देख भाई, तेरी कितनी फिक्र है हमें, तेरी जाने मन को ले आए, पर साथ में चुड़ैल भी आ गई। पर डोंट वरी, हम तेरी शादी करा कर रहेंगे। ये चुड़ैल क्या चीज है, इसे तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि अश्वथ का पीछा छोड़ देगी। मिराज निया के फेस की उदासी देख रहा था। उसे अंदाजा हो गया कि उसके साथ किस तरह का बिहेव किया जाता है। उसे सहाय फैमिली पर गुस्सा आ रहा था। सबको रूम्स दिए गए। आरा और निया एक रूम में थे। चार्वी को अलग रूम दिया गया था। टिया रूम देखकर हैरान थी। वो एक्साइटेड होकर हर जगह को देखने लगी। हर चीज कस्टम मेड थी। अश्वथ उसे देख रहा था और स्माइल कर रहा था। टिया बेड पर कूद गई और लेटते हुए बोली, वाह, कितना अच्छा है सब कुछ, और रोल होते हुए बोली, सर। तो अश्वथ बेड के पास आकर लेटते हुए बोला, कहो, सुन रहा हूं। तो टिया बोली, क्या आपके पास चॉपर भी है? तो अश्वथ बोला, मेरे पास सब कुछ है, अगर नहीं होगा तो तुम्हें जो चाहिए सब खरीद लूंगा। तो टिया उसके ऊपर आकर हैरान होकर उसे देखने लगी और बोली, सच में आप इतने रिच हैं? आप तो कॉमिक प्रिंस हो, आपके पास तो बहुत पैसा होगा ना? और आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी।
अश्वथ निया के इस सवाल पर हंस पड़ा और बोला, क्यों, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं रिच रहूं? तो टिया जल्दी से बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे मोमोज खाने थे पर कार्ड यूज करना नहीं आता। तो अश्वथ हंस पड़ा। टिया का मुंह बन गया। अश्वथ ने कहा, वैसे क्या तुम्हें पता है हम सिर्फ घूमने नहीं आए हैं? पता है हम किस लिए आए हैं? टिया सिर खुजलाते हुए बोली, हम घूमने के अलावा और क्या करने आए हैं? और अश्वथ को आस भरी निगाहों से देखा तो अश्वथ स्माइल करते हुए बोला, हनीमून मनाने आए हैं। और टिया की नाक से अपने नाक को टच किया तो टिया बोली, हनीमून, ये क्या है? तो अश्वथ ने कुछ नहीं कहा। टिया बोली, बताइए क्या होता है हनीमून? आई थिंक ये कोई फेस्टिवल होगा, है ना? हाँ, यही होगा। तो अश्वथ ने अपना सिर पीट लिया। तभी उसके इंटरकॉम पर आदित्य का कॉल आया। अश्वथ बोला, ओके, अभी आ रहा हूं। और टिया को हटाया और बोला, रेस्ट करो, मैं अभी आया। और चला गया। सब लोग चार्वी को गालियां दे रहे थे। अश्वथ को देखकर सबने उसे चार्वी के बारे में बताया। अश्वथ बोला, डोंट वरी, उसका भी इंतजाम कर लेंगे। निया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नहीं, हमें निया पर ध्यान देना है, ना कि उस पर। सब थोड़े रिलैक्स हुए। चार्वी सोच भी नहीं सकती थी कि यहां आकर वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी थी। अश्वथ उसको ठिकाने लगाने वाला था। चार्वी अपनी मां को क्रूज के बारे में बता रही थी। वो खुश थी। वो तो क्रूज के स्टाफ पर हुक्म चलाने भी लग गई थी। खुद को अश्वथ की होने वाली वाइफ कह रही थी। स्टाफ को पता था टिया उनकी लेडी बॉस थी। वो लोग चार्वी की बेवकूफी पर मन ही मन हंस रहे थे। उन्हें तो चार्वी पागल लग रही थी। उस पर तरस खा रहे थे वो लोग। वो चार्वी से नफरत करने लगे थे। वो सोच रहे थे कि जब आज तक अश्वथ ने खुद भी उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं किया था तो वो कौन होती है। गेस्ट थी इसीलिए बात मान रहे थे, वरना उनका मन तो उसे समंदर में फेंकने का कर रहा था। चार्वी अश्वथ का रूम पूछ रही थी पर किसी ने नहीं बताया। वो फीमेल स्टाफ के साथ झगड़ा करने लगी। शोर सुनकर सब आ गए। टिया सो रही थी और निया भी। उन दोनों को छोड़कर सब लोग थे। अश्वथ बोला, क्या हो रहा है? इतना शोर किस लिए? क्या तमाशा लगा रखा है? तो स्टाफ ने उन्हें विश किया। चार्वी बोली, अश्वथ, ये सब मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं। देखो ना, ये लोग तुम्हारा रूम नहीं बता रहे हैं। आई एम योर फ्यूचर वाइफ, नो? और टीना को एक जहरीली स्माइल दी, जैसे कह रही हो, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। पर उसे क्या पता था कि उल्टे उसके साथ ही बुरा होगा। तो टीना बोली, बिग बॉस, ये लड़की आपका रूम पूछ रही थी। जब हमने नहीं बताया तो झगड़ा करने लगी। अपने आप को फ्यूचर लेडी बॉस कह रही है, जबकि ये आपके लायक भी नहीं है। और हमें किसी ने नहीं बताया कि ये हमारी लेडी बॉस है। जब आज तक आपने हम सब स्टाफ के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया तो इस लड़की की इतनी हिम्मत। हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। हमारे बॉस आप हैं, ना कि ये। और चार्वी को घूरने लगी। टीना स्टाफ की हेड थी और वो मुंहफट थी। अश्वथ बोला, वो मेरी कुछ नहीं है टीना। तो टीना चार्वी के सामने गई। चार्वी सोच रही थी कि जरूर टीना उससे माफी मांगने वाली है, पर उसके गाल पर जोरदार तमाचा पड़ा। तमाचा इतना जोर का था कि चार्वी फ्लोर पर गिर गई। टीना मार्शल आर्ट में माहिर थी। वो अश्वथ की गार्ड थी। चार्वी जोर से बोली, यू बिच, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने मुझे चार्वी सहाय पर हाथ उठाया? तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने? 2 टके की? अश्वथ जोर से चिल्लाया, इनफ, शट योर माउथ। इफ अ सिंगल वर्ड कम्स आउट ऑफ योर टंग, आई विल कट ऑफ योर टंग। आदित्य बोला, तुमसे किसने बदतमीजी की? तुम खुद झगड़ा कर रही थी। यू डिजर्व इट। बड़ी आई मेरे भाई की बीवी बनने के सपने देखने वाली। किसी भी एंगल से मेरे भाई के लायक नहीं हो। आदित्य ने भी लगे हाथ मौके का फायदा उठा लिया। उसका मन कब से चार्वी को सुनाने का कर रहा था। अब उसके दिल को ठंडक पहुंच रही थी। तो अश्वथ बोला, तुम्हें क्या जरूरत थी खुद को मेरी फ्यूचर वाइफ को कहने की? तुमने ये कहने की हिम्मत की? सीरियसली, तुम पागल हो क्या? चार्वी कुछ नहीं बोल पाई। अश्वथ बोला, ये मेरे लोग हैं,
उन पर ऑर्डर झाड़ने लगी। तुम हो कौन? अश्वथ का दिमाग खराब हो गया था। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई खुद को उसकी फ्यूचर वाइफ कहे। उसकी वाइफ टिया थी और हमेशा वही रहेगी। चार्वी चुपचाप बेइज्जती झेल रही थी। उसे पहली बार बुरा लग रहा था। वो किसी से भी बदतमीजी करती थी, दूसरों की बेइज्जती करने से पीछे नहीं हटती। आज उसकी हो रही थी। अब उसे फील हो रहा था कि जिन्हें उसने परेशान किया था उन्हें कैसा लगता है। उसे अब समझ आ रहा था जब किसी की बेइज्जती होती है तो कैसा लगता है। वो बेशर्मों की तरह खुद को अश्वथ की फ्यूचर वाइफ कहती रहती थी, जबकि अश्वथ कभी उससे शादी करने वाला नहीं था। टीना बोली, तुम तो सहाय खानदान की बड़ी बेटी हो ना? वही जिसके बाप ने दौलत के लिए शर्मा खानदान की बेटी को अपने जाल में फंसाया था और शादी की थी। अपनी पहली बीवी और बेटी को छुपाकर तुम लोग दौलत के लिए कुछ भी कर सकते हो। सीरियसली, कल के दिन खुद को बेचना भी पड़े तो भी पीछे नहीं रहोगे। कितने बेशर्म हो। सबको पता है तुम जैसी लड़की से बिग बॉस कभी शादी नहीं करेंगे, जिसके पास रत्ती भर भी टैलेंट नहीं है। तुम्हें क्या लगता है एक खूबसूरत चेहरा मायने रखता है? तुम्हारा चेहरा देखकर लोग तुम पर अट्रैक्ट हो सकते हैं, पर जब उन्हें पता चलेगा कि तुम किसी काम की नहीं हो, तब भी क्या वो तुम्हें पसंद करेंगे? तुम किसी काम की नहीं। एक चेहरा काफी नहीं होता है। हमारे बिग बॉस किसी बदसूरत इंसान से भी शादी कर सकते हैं जो टैलेंटेड हो, ना कि तुम जैसी लड़की से। ये सुनकर चार्वी नम आंखों से टीना को देखने लगी। उसे टीना पर गुस्सा आ रहा था। वो उठकर अपने कमरे में चली गई। अश्वथ बोला, उस लड़की की कोई भी बात मानने की कोई जरूरत नहीं। तुम लोग मेरे लोग हो, उसके नहीं। समझ में आई बात? फिर सबने हाँ कहा। फिर वो सब चले गए। चार्वी सीधे आरा और निया के कमरे में गई। उसने निया को देखा जो चैन की नींद सो रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने निया के ऊपर पानी फेंक दिया। निया जल्दी से उठ गई और सामने देखा चार्वी गुस्से से लाल पीली हो रही थी। निया के उठते ही वो निया को थप्पड़ मारने लगी। निया को समझ नहीं आ रहा था कि किस बात के लिए अब उसे मारा जा रहा है। उससे अब बर्दाश्त नहीं हुआ। अब उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने चार्वी का हाथ पकड़ लिया और उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। तब तक आरा भी आ गई। जब उसने ये देखा तो वो खुश हो गई। उसे मामला समझ आ गया था। चार्वी अपना गुस्सा निया पर उतारने आई थी, लेकिन निया ने आज अपने डिफेंस में उसकी हालत खराब कर दी। चार्वी गुस्से में बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं डैड से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। तुम्हें मार मार के अधमरा कर देंगे वो। यू बिच! मेरी माँ को मार डाला। औकात की बात कर रही हो? जिस दौलत की डींगे मार रही हो ना, वो मेरी है। पर कोई बात नहीं, वो क्या है ना, शर्मा फैमिली लोगों को दान देती है। तुम जैसे भिखारियों को भी ये मेरी भीख है, ठीक है? और उसे उसके बालों से पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला। हालांकि निया का चेहरा भी सूज गया था और होठों के किनारे पर खून निकल आया था। आरा का मन कर रहा था कि वो निया के लिए तालियां बजाए, खुशी से नाच रही थी जब निया चार्वी को बाहर निकाल रही थी। तभी मिराज भी उसी तरफ आ रहा था। जब उसने निया को ऐसा करते देखा, वो तो शॉक रह गया। उसे एक के बाद एक झटके मिल रहे थे। उसे समझ आ गया कि आज फाइनली निया ने खुद के लिए स्टैंड लिया है। ये बात किसी को पता नहीं थी कि निया मार्शल आर्ट में माहिर थी। वो अच्छे अच्छों की धुलाई कर सकती थी। चार्वी तो कुछ भी नहीं थी। निया ने उसे कमरे से बाहर पटक दिया और बोली, भले ही मिस्टर सहाय ने तुम्हें मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा हो, पर मुझे अच्छे से पता है तुम अश्वथ भाई को परेशान करने आई हो। तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती? उन्हें तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जैसी जाहिल लड़की उनकी बीवी हो ही नहीं सकती। तो ये डींगे हाँकना बंद करो और यहाँ से जाने के बाद अपने माँ बाप से कहना, अगर उन्होंने मुझे परेशान किया तो मैं उन पर मेरे साथ मारपीट, मेरी प्रॉपर्टी को हड़पने और ना जाने कितने केस कर दूंगी। तुम अच्छे से जानती हो आरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं उससे हेल्प ले सकती हूँ और सहाय फैमिली इतने भी पावरफुल नहीं है कि वशिष्ठ फैमिली का मुकाबला कर सके। और तुम्हें अच्छे से पता है ना, मैंने बिजनेस की पढ़ाई की है।
अपने दम पर बिजनेस के उसूल मुझे भी आते हैं। तुम्हारी जैसी नहीं हूँ जिसे पैसे उड़ाने और फिजूल खर्ची और घर में पड़े रहने का शौक हो। तुम लोगों ने मुझ पर बहुत टॉर्चर किया है। अब तुम लोगों को बताते फिरती रहती हो ना, मैं सहाय खानदान की बड़ी बेटी हूँ, ये हूँ वो हूँ। कोई टैलेंट भी है तुम में? मुंह पर मेकअप पोत कर घूमती रहती हो। आज तक जितने भी कांड किए हैं तुमने उसका पाप मेरे सर पर मढ़ा है और खुद को प्योर दिखाती हो। तुम्हें क्या लगता है किसी दिन ये सच किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कितनी प्योर हो? और तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी भाई। अश्वथ भाई के क्रूज में ही अपनी इज्जत की परवाह किए बिना ही मुझे मारने पीटने पर उतर आई। आखिर तुम्हारी पर्सनैलिटी यही तो है, दूसरों के सामने शो ऑफ करना और मौका मिलते ही बद से बदतर ट्रीट करना। चारवी गुस्से में बोली, तुम्हें तो मैं देख लूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम खुद भी नहीं सोच सकती। निया चारवी के लिए ताली बजाना चाहती थी, उसका मन हंसने का कर रहा था। चारवी कितनी बेशर्म थी आज उसे पता चल ही गया था। मिराज दूर से देख रहा था, उसका तो मन कर रहा था कि जाकर चारवी को उठाकर समंदर में फेंक दे, पर वो उस लड़की को मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप था। आरा बाहर आई। चारवी अपने रूम में गई और सीधे अपने माँ बाप को कॉल किया और रो रो कर नमक मिर्च तड़का लगाकर बताने लगी कि निया ने उसे कितना मारा है, वो उसे परेशान कर रही है, वो बदला ले रही है। उसकी एक्टिंग इतनी परफेक्ट थी कि मिस्टर सहाय हमेशा यकीन करते थे और उन्होंने यकीन कर लिया। वो गुस्से में बोले, डोंट वरी बेटा, उस लड़की को आने दो, उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा, उसे जरा भी तमीज नहीं है। तुम उसकी बड़ी बहन हो, तुम दोनों उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव करते हो, लेकिन वो है कि तुम लोगों के साथ ऐसा बिहेव करती है। उसने तो आज हद ही पार कर दी, उसकी इतनी हिम्मत, उसने तुम्हें मारा। तुम चिंता मत करो बेटा, अब उसको घर से निकलने भी नहीं दूंगा, वो अपने आप को समझती क्या है। चारवी अब खुश थी, उसने फोन रखा। आरा एक्साइटेड होते हुए बोली, निया तूने तो कमाल कर दिया, अरे मुझे भी बुला लेती यार, फिर हम दोनों मिलकर उसकी पिटाई करते, मैं भी अपना हाथ साफ कर लेती। उसको देखकर उसका खून करने का मन करता है, पर यार क्या मारा तुमने उसे, वाओ, मुझे तो मजा ही आ गया। उसकी शक्ल देखी थी तुमने मार मार कर उसका चेहरा सुझा दिया था। जब आईने में अपनी शक्ल देखेगी तो पहचान ही नहीं पाएगी, एकदम बदसूरत दिख रही थी। अचानक आरा चौंक गई। निया जोर जोर से हंस रही थी। मिराज भी पहली बार निया को हंसते हुए देख रहा था। आरा भी शॉक थी, उसने भी कभी निया को हंसते हुए नहीं देखा था। निया पहली बार हंस रही थी और ये हंसी फेक नहीं थी, वो ये करके खुद को अच्छा फील कर रही थी। पहले वो बहुत बोझ तले दबे रहती थी, आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आज आजाद है। निया ने एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, अगली बार हम दोनों उसकी बैंड बजाएंगे, ओके? तो आरा बोली, हाँ क्यों नहीं, जरूर। यू नो व्हाट निया, तुम हमेशा हंसती रहो, बहुत अच्छी लगती हो, अपनी लाइफ जियो। तो निया को एहसास हुआ कि वो कुछ देर पहले खुलकर हंस रही थी, उसे भी यकीन नहीं हो रहा था। निया हैरान थी। आरा बोली, अब चलो, तुम्हारा भी फेस सूज गया है, ऑइंटमेंट लगा दूंगी, और उसे लेकर चली गई। मिराज को भी उसकी टेंशन हो रही थी, वो उसकी केयर करना चाहता था। वो जल्दी से आया और डोर नॉक किया। आरा बोली, कमिंग। फिर मिराज अंदर आया। जब आरा ने देखा कि कौन आया है तो उसके दिमाग में आइडिया आया। वो बोली, मीर भाई आप कब आए? तो मिराज उसे अजीब नजरों से देख रहा था। आरा ने निया की नजरें बचाते हुए मिराज को आंख मारी। निया ने भी मिराज को देखा, वो अनकंफर्टेबल हो गई। मिराज बोला, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, मैंने देखा कि चारवी और निया। तो निया डर गई। उसे लग रहा था कि मिराज उसे डांटेगा। मिराज उसकी शक्ल देखकर समझ गया, वैसे भी वो उसकी तारीफ ही करने वाला था। वो बोला, क्या उसने किसी और चीज का गुस्सा तुम पर उतारा था? निया हैरान होकर मिराज को देख रही थी। उसने हाँ में सिर हिला दिया।
मिराज अपनी कमर पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेकर बोला, उस लड़की को समझ नहीं आता क्या? जब देखो तब हर किसी पर रौब झाड़ती रहती है कि वो अश्वथ की फ्यूचर वाइफ है। सीरियसली, तुमने अच्छा किया उसे पीट कर। और तुम्हें भी एक एडवाइस दूंगा, इस दुनिया में इंसान को खुद के लिए स्टैंड लेना होता है। अगर चुपचाप सहती रहोगी तो कोई भी तुम्हें यूज करने से पीछे नहीं हटेगा। अगर तुमने ये सब पहले किया होता तो हालात ऐसे नहीं होते। निया मिराज को देखे जा रही थी। आरा हंसते हुए बोली, मीर भाई, आप निया को ऑइंटमेंट लगा दीजिए, मैं ना भाभी को देखकर आती हूँ। अश्वथ भाई कह रहे थे कि उन्हें कुछ चाहिए। निया और मिराज कुछ रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही आरा रफू चक्कर हो गई। अब वहां मिराज और निया ही थे और वहां की सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई थी। निया ने ऑइंटमेंट लिया। मिराज बोला, दिखाओ, मैं हेल्प करता हूं। निया एकदम से हड़बड़ा गई और ऑइंटमेंट नीचे गिर गया। वो उठाने के लिए नीचे झुकी और उसी वक्त मिराज भी झुका। दोनों के हाथ टच हो गए। निया और मिराज एक दूसरे को देखने लगे। निया ने जल्दी से अपना हाथ हटाया। मिराज ने ऑइंटमेंट उठाया और निया के सामने कॉफी टेबल पर बैठ गया और ऑइंटमेंट का ढक्कन निकाला और ऑइंटमेंट लिया। निया बोली, इट्स ओके, मैं कर सकती हूँ मिस्टर मलिक। तो मिराज बोला, कभी कभी दूसरों की भी हेल्प ले लेनी चाहिए, मैं हेल्प कर देता हूं। निया कुछ नहीं बोल पाई। मिराज उसके पास गया और उसके गालों पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। जब उसने देखा कि चार्वी की उंगलियों के निशान निया के गालों पर हैं, तो उसे चार्वी पर बहुत गुस्सा आया। उसका दिल निया के लिए दुख रहा था। वो केयरफुली ऑइंटमेंट लगाने लगा। उसके टच से निया के शरीर में गूज़बम्प्स उठ रहे थे। उसके तो रोंगटे खड़े हो गए थे। दोनों गालों पर ऑइंटमेंट लगाने के बाद मिराज ढक्कन लगाते हुए बोला, एक बात बताओ, तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं करती? मैं हमेशा वशिष्ठ ग्रुप में काम के सिलसिले में आता जाता रहता हूं और तुम हमेशा मिस्टर वशिष्ठ के साथ रहती हो। फिर मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी जो बात नहीं करती? और तो और मेरे हाय हेलो का भी रिप्लाई नहीं देती। क्या मैं इतना बुरा हूं? ये सुनकर निया एकदम से हड़बड़ा गई। वो हकलाने लगी और बोली, जी वो और चुप हो गई। मिराज ने उसकी घबराहट देखी और उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। वो बोला, क्या बात है? मीटिंग के टाइम और कंपनी में तो तुम बहुत कॉन्फिडेंट रहती हो, मेरे सामने ऐसे हकला क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, मैं वेजिटेरियन हूं। डोंट वरी, हकलाना बंद करो। मैं भी इसी गोले का प्राणी हूं और तुम्हारी तरह इंसान हूं, ओके? निया कंफ्यूज होकर मिराज को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके कहने का क्या मतलब था। मिराज बोला, चलो आज फ्रेंडशिप कर लेते हैं, वी आर फ्रेंड्स। तो निया एकदम से चौंक गई और बोली, क्या कहा? फ्रेंडशिप? तो मिराज बोला, हाँ, क्यों नहीं करना चाहती? मैं तुम्हें बुली नहीं करूंगा, ओके? कम ऑन। तो निया घबरा गई। मिराज उसकी घबराहट शांत करने के लिए बोला, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं कोई टेररिस्ट हूं जो तुम्हें डरा धमका रहा हूं। इट्स योर डिसीजन निया, नहीं करनी तो कोई बात नहीं, ऐसे घबरा क्यों रही हो? बहुत देर तक सोचती रही वो। मिराज मन ही मन प्रे कर रहा था कि निया फ्रेंडशिप के लिए मान जाए। जब उसने निया को अब भी कंफ्यूज देखा तो उसे लगने लगा कि उसका इस जन्म में तो कुछ हो ही नहीं सकता। शायद ही निया मानेगी। मिराज बोला, इट्स ओके, अगर तुम दोस्ती नहीं करना चाहती, योर प्लेजर, और उठकर जाने लगा। तो निया हकलाते हुए बोली, मिस्टर मलिक रुकिए। तो मिराज रुक गया और पीछे पलटकर निया को देखा। निया हकलाते हुए बोली, आई एम रेडी, और हाथ हैंडशेक के लिए आगे किया। मिराज खुश हो गया और जल्दी से निया का हाथ पकड़ लिया और बोला, थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा था तुम्हें लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम्हारी एक ही दोस्त है ना, इसलिए। तो निया ने कुछ नहीं कहा। वो अपने दांत से अपने निचले होठ को काट रही थी। मिराज समझ गया। उसने जल्दी से निया का हाथ छोड़ दिया और बोला, सॉरी,
और बिना देर किए वहां से भाग गया। उसके गाल लड़कियों की तरह शर्म से लाल हो रहे थे। उसे शर्म से लाल पीला होते देखकर आरा पेट पकड़कर हंसने लगी। वो रूम के बाहर ही थी। वो अंदर आई और बोली, यार तुमने मीर भाई के साथ ऐसा क्या किया कि वो शर्मा रहे हैं? जब निया ने ये बात सुनी तो उसे बड़ा अजीब लगा। वो बोली, मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझे पनिश तो नहीं करेंगे ना? तो आरा उसके फोरहेड पर अपनी उंगली से टैप करते हुए बोली, अरे सिली गर्ल, तुमने ऐसा क्या कह दिया कि वो ब्लश कर रहे थे? समझी? ब्लश। उसने ब्लश पर ज्यादा जोर दिया। निया भी हैरान रह गई। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि किस बात के लिए मिराज ब्लश कर रहा था। वो कुछ नहीं बोल पाई। रात के टाइम डिनर टेबल पर सब लोग हंसी खुशी डिनर एंजॉय कर रहे थे। टिया अश्वथ के बगल में बैठी थी और टिया के बगल में ओजल और अश्वथ के बगल में आदित्य बैठा था। निया आरा के पास बैठी थी और जानबूझकर मिराज को निया के बगल वाले चेयर पर बिठाया गया था। फिलहाल सब लोग हंसी खुशी डिनर कर रहे थे। तभी चारवी भी बेशर्मों की तरह इतनी इंसल्ट होने के बाद भी डिनर के लिए आई। उसके लिए चेयर खाली था, लेकिन वो सबसे लास्ट में था। उसे देखते ही सब के सब नाखुश थे। चारवी बेशर्म की तरह उस खाली चेयर पर बैठ गई और डिनर करने लगी। उसने अश्वथ के बगल में टिया को बैठे देखा। वो थोड़ी हैरान थी। पहली बार कोई अश्वथ के बगल में बैठा था, वरना वहां हमेशा ओरियन बैठता था। वो सोच रही थी कि वो लड़की कौन हो सकती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे टिया से जलन हो रही थी कि वो उससे ज्यादा सुंदर थी और अश्वथ और बाकी सबका बिहेवियर भी उसके साथ बहुत पोलाइट और अच्छा था। वो समझ रही थी कि जरूर ये अश्वथ के किसी अच्छे रिलेटिव की बेटी होगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े परिवारों से अश्वथ के दादाजी के बहुत सालों से अच्छे रिश्ते थे और उन्होंने अश्वथ की बिजनेस खड़ा करने में बहुत हेल्प की थी। फाइनेंशियली अश्वथ ने कामयाब होने के बाद सबको डबल पैसे वापस दिए थे। अश्वथ किसी का भी एहसान नहीं रखता था। वो बहुत गुस्से में थी, पर उससे किसी को कोई मतलब नहीं था। सब लोग अपना डिनर चुपचाप कर रहे थे। निया आज पहली बार खुलकर बात कर रही थी और हंस रही थी। जब चारवी ने उसे देखा तो मन में बोली, जितना हंसना है, जितनी बातें करनी है, जितना उड़ना है ना उड़ लो। तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती। तुमने जो मुझे थप्पड़ मारा है ना, उसके बदले में डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बढ़िया ही घर छोड़कर जाने वाली। तुम्हें तो एक कमरे में बंद करके रखेंगे अब से। और डिनर करने लगे। सब डिनर करके अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए और जिनको जगना था वो लोग जाग कर गेम खेलने लगे या कुछ और करने लगे। निया तो टेरेस में चली गई थी रात का नजारा देखने। वो रेलिंग के पास खड़े होकर देखने लगी। वो आज बहुत खुश थी। बहुत सालों बाद उसके चेहरे पर खुशी थी और एक अलग ही शांति थी। और वहीं टिया जो जाकर सीधे बिस्तर में गिर गई, उसे अब भी नींद आ रही थी, जबकि वो दोपहर में सो चुकी थी। अश्वथ ये देखकर हैरान था। टिया हाथ पैर फैलाकर सो गई थी और वो देखता रह गया था। उसे भी नींद आ रही थी, इसलिए वो भी आज टिया को परेशान करने के मूड में नहीं था और वो भी सो गया। उसके लेटते ही टिया ने अपनी बाजू उसके चेस्ट पर रख दिया और अपना एक पैर भी अश्वथ के पैरों के ऊपर रख दिया। अश्वथ ने अपनी आंखें रोल की, फिर ठीक से ब्लैंकेट ओढ़कर सो गया। निया पानी को निहार रही थी, तभी पीछे से आवाज आई, तुम यहां क्या कर रही हो इतनी रात को? निया ने पीछे मुड़कर देखा। मिराज हाथ में वाइन से भरा गिलास लेकर खड़ा था। उसका एक हाथ उसके पैंट के पॉकेट में था। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। निया तो उसे देखती रह गई। मिराज बोला, आई नो मैं बहुत हैंडसम हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मुझे ओपनली ताड़ सकता है। तो निया झेप गई और बोली, सॉरी, वो मैं नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहां आ गई। आप यहां क्या कर रहे हैं? तो मिराज भी रेलिंग के पास आया और रेलिंग पर अपनी पीठ दिखाकर टिका कर खड़ा हो गया और बोला, हाँ, रात को सी का व्यू काफी अच्छा होता है, शायद तुम वही देख रही थी। हाँ, मुझे भी तुम्हारी तरह नींद नहीं आ रही थी, सो आ गया।
यहाँ सी व्यू देखने। तो निया ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिला दिया। वो ज्यादा बात नहीं करती थी, ये मिराज को भी पता था। उसने वाइन की एक सिप ली और बोला, क्या सोचा है तुमने? तो निया कंफ्यूज होकर बोली, क्या सोचा है, किस बारे में? तो मिराज बोला, सहाय फैमिली से कैसे डील करोगी? अब तक तो तुम्हारी सौतेली बहन ने अपने माँ बाप को बता भी दिया होगा, और किस तरह नमक मिर्च मसाले सब डालकर बताया होगा। तो निया हंसते हुए बोली, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं पूरी प्लानिंग के साथ आई हूं, डोंट वरी। तो मिराज चौंक गया और बोला, प्लानिंग के साथ? कैसी प्लानिंग? आई मीन क्या मतलब है इस प्लानिंग का? तो निया हंसते हुए बोली, हाँ, मैं अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स, पैसे और जरूरत के सारे सामान लेकर आई हूँ। जैसे ही वेकेशन खत्म होगा मैं यूरोप चली जाऊंगी। मैंने वहां जॉब के लिए अप्लाई किया है और वहां मेरे एक रिलेशन के कजिन है, उससे बात कर ली है। उसने मेरे लिए टिकट बुक कर दिया है और मेरे रहने का इंतजाम भी हो गया है, तो मैं वहां सेटल होने वाली हूँ। जब मिराज ने ये बात सुनी तो उसे अंदर ही अंदर बहुत दर्द हुआ। कहाँ वो अपनी लव स्टोरी स्टार्ट करने की सोच रहा था और उसकी लवर भागने के मूड में थी। उसने कुछ नहीं कहा और वाइन पीने लगा और कुछ देर बाद बोला, अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हें खोज लिया तो क्या करोगी? उसकी प्लानिंग भी की है कि नहीं? और निया को देखा। निया हंसते हुए बोली, डोंट वरी मिस्टर मलिक, मैंने बिजनेस की पढ़ाई की है और मेरा दिमाग इतना भी कम नहीं है। मुझे अच्छे से पता है वो मुझे खोजेंगे। डोंट वरी, मैंने उसका भी इंतजाम किया है। मेरे पास चार्वी के कुछ ऐसे गहरे काले करतूतों के सबूत हैं, अगर वो कुछ करना चाहेंगे तो मैं उनकी इज्जत के बारे में भी नहीं सोचूंगी। आखिर उन्होंने मेरे लिए किया ही क्या है? कुछ नहीं किया है। मैं उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करती, तो जाहिर सी बात है उनकी रेपुटेशन मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मिराज बोला, दैट्स ग्रेट, तुमने काफी लंबी प्लानिंग कर रखी है। परफेक्ट प्लानर हो तुम। तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी होगी। वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जब ये निया ने सुना तो उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद वो बोली, मैं सिंगल हूं। मुझ जैसी बोरिंग लड़की का बॉयफ्रेंड कौन बनना चाहेगा, और मुझे शौक भी नहीं है। तो मिराज बोला, तुम बोरिंग हो ये तुम सोचती हो, मुझे तो तुम काफी टैलेंटेड और समझदार लगती हो। निया उसे ही देखने लगी और जैसे ही मिराज ने देखा तो निया वापस पानी को देखने लगी। मिराज उसे निहारने लगा। काफी देर तक दोनों चुप रहे। मिराज निया को निहारे जा रहा था। निया को महसूस हुआ कि मिराज उसे घूरे जा रहा है। उसने हिम्मत करके मिराज को देखा। मिराज उस वक्त वाइन पी रहा था और उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं था। उसे मन में लगा कि उसका शायद भ्रम होगा, मिराज उसे क्यों देखेगा। उन्हें छुपकर आदित्य, ओरियन, कुशाल, व्योम और आरा भी देख रहे थे। आदित्य बोला, ये मिराज का बच्चा एकदम उल्लू है। अरे हम लोग उसकी सेटिंग कराने की सोच रहे हैं और वो है कि यहाँ बोरिंग सी बातें कर रहे हैं। तो ओरियन बोला, यू आर राइट, इसका कुछ नहीं हो सकता। हमें ही इन दोनों की सेटिंग करानी होगी। अब हम लोगों को क्यूपिड भी बनना पड़ेगा। ओह नो। तो आदित्य बोला, पहले मुझे लगता था कि मेरा भाई ही एक नंबर का गधा है और अनरोमांटिक है, पर आज पता चला ये बेवकूफ भी मेरे भाई से ज्यादा गधा है और अनरोमांटिक है। मैं बता रहा हूँ, बाकी के सिंगल साथी लोग कोई भी इनके जैसी हरकतें नहीं करेंगे, समझे? मैं हर किसी का क्यूपिड नहीं बन सकता। मेरे छोटे कंधे इतने सिंगल लोगों का बोझ नहीं उठा सकते। सो साथीगण ध्यान दें, इस मासूम एंड हद से ज्यादा हैंडसम आदित्य आर्यन के कंधों का बोझ ना बढ़ाएं। थैंक यू। सब उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगे तो उसने अपने सफेद दांत अच्छे से दिखा दिए। ओरियन बोला, तुमसे संपर्क साधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इतने भी बेगैरत नहीं हैं। तो विक्टर वाइन पीते पीते आया और शिप के डेक के दूसरी तरफ था। विक्टर एकदम अलग था। उसने गले में काले रंग का कपड़े का चोकर पहन रखा था और दोनों कानों में स्टड इयररिंग्स पहन रखे थे। उसके कंधे तक लंबे बाल थे जो सफेद रंग के थे। उसने सफेद रंग से कलर करवाया था। इस वक्त उसने अपने आधे बालों की पोनीटेल कर रखी थी।
उसने काले रंग का वी नेक का अंडरशर्ट पहन रखा था और उसके ऊपर काले रंग का ब्लेजर पहना था। दोनों हाथों की उंगलियों में अंगूठियां पहन रखी थी। वो लंबा, हैंडसम और डैशिंग था। उसकी दोनों आंखों के कलर अलग अलग थे। उसे देखकर तो सब छुपे हुए थे,